So hello learners, मेरा नाम है अविनाश सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ देवरिया कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 को, जिसका कोड है 817BH। देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का हमारा सीधा सा मकसद ये है कि हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ पाओ और उस हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ताकि अल्टीमेटली आप अच्छे आंसर्स एंश्योर कर पाओ, अच्छे मार्क्स एंश्योर कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और एक एक करके मैं आपको बता दूँ, सातों के सातों सेट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। और आप भी जानते हैं सातों के सातों सेट अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम रिलेटेड तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, चाहे ये इंग्लिश का सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आप ये सातों सेट्स देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने। तो इससे पहले हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, आपको सिखाया कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको बता दूं, योर होल क्वेश्चन पेपर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें आपको कुछ पैसेजेस मिलेंगे, उनसे बेस्ड उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपको एग्जामिनेशन में एक OMR सीट मिलेगा। उसके बाद से सेक्शन बी है राइटिंग का, जिसमें आपको राइटिंग सेक्शन के कुछ लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद से सेक्शन सी है ग्रामर का, जहाँ पे आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कुछ ट्रांसलेशन मिलेंगे, कुछ पैसिव वॉइस, कुछ नरेशन मिलेंगे और ये सारी चीज़ें। सेक्शन डी है लिटरेचर का, जिसमें आपको आपके दोनों बुक से यानी टेक्स्ट बुक से और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन ए रीडिंग का है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें आपको क्या होगा, एक अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बेस जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। उनके आंसर्स के लिए आपको जो OMR सीट मिलेगी, उनमें उनके सही आंसर्स को फिल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। रीड द पैसेज, इसमें इस पैसेज पर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। चलिए पढ़ते हैं पैसेज, लेकिन उसके पहले गाइडलाइन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज पढ़िए और आंसर करिए, सीधी से बात कह रहे हैं। पढ़ते हैं पैसेज। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी यानी हम लोग उनको नेताजी कह के बुलाते थे, क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वो हमें सही मार्ग पर ले जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, उनको कई बार जेल हुआ। बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन जल्दी उन्हें पता लग गया कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है भारत को आज़ाद कराने के लिए। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश पावर जो थे, जो अंग्रेज़ों की जो पावर थी, जो भारत में हुकूमत कर रहे थे, उनकी जो पावर थी वो कम होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट ऑफ फ्रॉम ऑल साइड, उन्होंने इसे और कमज़ोर करने के लिए सोचा। वन डे ही इस्केप, देखो इस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना। ही इस्केप फ्रॉम कैलकाटा इन द गाइज ऑफ पठान। वो कैलकाटा से भाग खड़े हुए, मतलब बच के वेश, एक पठान का वेश बना के भाग गए, यानी बच के निकल गए। ठीक है, कोई उनको पहचान नहीं पाया। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और पेशावर से होते हुए जर्मनी चले गए। अब फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, वहाँ से यानी जर्मनी से वो जापान गए। और वहाँ पर उन्होंने ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, वहाँ पर उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। दैट फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेज, जिसने यानी इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया, ब्रिटिश फोर्सेज के अगेंस्ट कई सारे युद्ध लड़े। ही सेड टू द कंट्री मैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब ने सुन रखा होगा। ठीक है, मे बी वी हैव सम क्वेश्चन ऑन इट। तो once now that we have read the passage, let us try to solve the questions. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 क्वेश्चंस आपको इस पैसेज से मिलेंगे। हु वॉज सुभाष चंद्र बोस? डायरेक्टली वी हैव द आंसर इन द पैसेज। फर्स्ट लाइन देखिए, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, अ ग्रेट लीडर,
यहाँ पे देख सकते हैं आप, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया, इट्स अ कॉन्स्पिक्यूअस, वी हैव अ कॉन्स्पिक्यूअस आंसर दैट इज अ ग्रेट लीडर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस, आई मीन द पैसेज हैज बीन टॉकिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस, तो इसका आंसर भी यही होगा, बट कॉमन सेंस तो यूज़ करना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज बाय सरदार पटेल, ना जवाहरलाल नेहरू, ना सुभाष चंद्र बोस, हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, किसने कहा था? आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी। जो भी आंसर सही होता है अपने OMR शीट में फिल कर लेंगे आप, अपने एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपको कुछ ग्रामर से क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ही देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे ब्लैंक होगा एक, अरे भैया अरे क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे एक ब्लैंक होना चाहिए था एक। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल करना है सही ऑप्शन, ही देयर विथ हिज फ्रेंड, तो क्या ही शैल बी गो देयर विथ हिज फ्रेंड, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि शैल बी के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही नहीं है कभी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर बी आ गया तो एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। फिर से हैड गॉन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैड गॉन यानी परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस तभी आता है जब दो पास्ट की बात हो, उनमें से एक काम पहले हो चुका हो। जो काम पहले हो चुका है प्रीवियस सेक्शन, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो ये भी गलत है आपका। ऑल ऑप्शंस A, B, C आर करेक्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है, तीनों तो सही है नहीं, तो हमारा एक ही बच गया और वही क्या है, सही हो जाएगा। ही वेंट देयर विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ वहाँ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग मोर यू आर, अगर आप कोई भी चीज़ अब नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, सेटिस्फाइंग हैं, संतोष देने वाले हैं ना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूस एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक है, संतोषजनक तो नहीं है, आपको तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो जिससे लोगों को संतोष हो, यानी आप सेटिस्फाइड हैं। हियर ऑल वी नीड इज़ एन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो वर्ड है वो हो जाएगा सेटिस्फाइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो वर्ड है, जो ऑप्शन सही है, जो आंसर है वो C हो जाएगा। कि अगर आप कुछ नहीं चाहते इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, कंप्लेसेंट हैं, तो आपके यहाँ पे वर्ड हो जाएगा सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड तो हो ही नहीं सकता ना, डिससेटिस्फाइड तब होगा जब आप कोई चीज़ चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो भी वर्ड्स दिए गए हैं ये एक सेंटेंस के लिए, तो इनको सही अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमको फॉर्म करना है। अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है, ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, तो इट वुड बी वेरी ईजियर फॉर यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक एफर्मेटिव यानी एजर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है विच वी हैव वी, फिर से आपका एक मॉडल आ जाएगा, शुड हैव, वर्ब हो गया यहाँ पे, और उसके बाद से जो भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। हमें हमारे देश के प्रति यानी देश के लिए क्या होना चाहिए, एक गहरा प्रेम होना चाहिए, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो डी के लिए हम फिल कर लेंगे अपने OMR शीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड, तो इन चारों वर्ड्स में कौन से वर्ड की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको वर्ड जितना ही ज़्यादा वोकैब आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा, ठीक है, बट समझते हैं एग्जामिनर की जो पेपर सेटर की साइकोलॉजी के समझते हैं कि 3 वर्ड एक ही पैटर्न पे दे रहा है, एक डिफरेंट है यहाँ पे, तो हो सकता है वो गलत हो। लेट अस सी। अचीव, ACHIEV, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, ACHIEVE। इफ़ यू नो द स्पेलिंग ऑलरेडी, ये सही है।
बी रिसीव, BELIEV, बिलीव मतलब होता है एतबार करना या फिर विश्वास करना, तो ये भी आपका करेक्ट है। DECEIV, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना या बेवफाई करना, ये भी आपका करेक्ट है। और सी हो जाएगा RECEIV होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो रॉन्ग है वही सही है, इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशनल आयरनी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसीव। तो ये आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो मतलब यही आपका सही है, जो रॉन्ग है वही राइट है। फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। चलिए पढ़ते हैं। आई सा हिम स्टैंडिंग इन द गेट, गेट के अंदर तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, गेट में तो घुस नहीं सकता। एट ऑन, गेट के ऊपर तो कोई चढ़ भी नहीं सकता जनरली। मैंने उसे देखा, खड़े देखा, कहाँ, द गेट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के गेट में। पर के लिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, एट और ऑन। ओवर रॉन्ग है, ऑन गेट के ऊपर नहीं चढ़ सकते इसलिए ऑन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा एट। तो यहाँ पे हो जाएगा एट। आई सा हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, मैंने उसे कॉलेज के गेट पर मतलब गेट के पास खड़े देखा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एट सही हो जाएगा। ऑलराइट, now question number 9 and 10, again we have a passage but this time we have a passage from your textbook। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10, रीड द पैसेज। ये सीधी से बात कर रहा है, पैसेज पढ़िए, आंसर दीजिए, बात खत्म। When he finished, यानी लैंचो की बात हो रही है, लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से है। When he finished he went to the window to buy a stamp, जब उसने पत्र ख़त्म कर लिया मतलब लिख लिया, वो खिड़की पर गया एक टिकट खरीदने, विच ही लिक, जिसको उसने थूक लगाया चाट के, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, तब उसने क्या किया, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब उसने मुक्के की चोट से उसको क्या किया, थूक लगा के उस एनवेलप पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस टाइम पत्र को पत्र पेटिका में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, इसको पोस्टमास्टर तुरंत उसको खोलने चला गया, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इनक्विजिटिव, ही वॉज वेरी मच क्यूरियस कि आखिर लैंचो ने इस बार लिखा क्या है। तो इस बार पोस्टमैन को नहीं भेजा, किसी अन्य एम्प्लॉय को नहीं भेजा, उसने वो डायरेक्ट चला गया। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट, तो पत्र में क्या लिखा था, उसने पत्र खोला, देखा कि भगवान जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सिर्फ उसमें से 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। प्लीज़ गिव मी द रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बचा हुआ पैसा भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड द पैसेज, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। सिंपल, एग्जाम में भी आपको ऐसे अपनी पोइज एंड पैसिविटी मेंटेन रखनी है, अपना पेशेंस मेंटेन रखना है, क्योंकि इम्पेशेंट हुए तो क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि जैसे पत्र पेटिका में पत्र डाला गया, इट वॉज द पोस्ट मास्टर, इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु वेंट टू ओपन इट, इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु वेंट टू ओपन इट, नॉट द पोस्टमैन, नॉट फलाना डिमका, ओनली पोस्ट मास्टर। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी सही हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट मास्टर गया पत्र को खोलने, पत्र को रिसीव करने, लेने, आई मीन लेने। हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, इट्स अ वेरी लड्डू क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे कि लैंचो ने कितना पैसा मांगा था, आंसर आपको पता होगा, आई नो। 30 पीसोज मांगा था, नहीं सॉरी, कितने पैसे उसको मिले, तो 30 पीसोज मिले, 30 पीसोज मिले ना, 80 पीसोज ना, 50 पीसोज नहीं, 70 पीसोज मिला। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, PSOS, 30 पीसोज 70 पीसोज इसको मिले थे, बाकी 30 पीसोज 30 पीसोज उसको मिलना चाहिए था, इसलिए उसने पत्र लिखा था कि भगवान बाकी का पैसा भेज दीजिए, बहुत ज़रूरत है, बच्चे की फ़ीस जमा करनी है वगैरह वगैरह। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी फिर से वही करना है, चूज, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 20 तक हमको ऐसे ही जाना है। नेल्सन मंडेला, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, कितने साल जेल में रहे, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। 30 ईयर्स वो जेल में रहे। हाउ मेनी ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 साल उन्होंने जेल में बिताए, 30 ईयर्स। तो यहाँ पे 30 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। आपने अगेन आई विल से चैप्टर जो आपने पढ़ा है वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, अगल बगल झांक लीजिए। ठीक है, वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ था, क्या वो एट द टॉप ऑफ प्लाटू था, नहीं, ऐसा तो प्लाटू वर्ड ही नहीं आया वहाँ पे। क्या वो शहर में रहता था,
व्हाट्सएप चलाता था, इंस्टाग्राम चलाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, शहर में तो रहता ही नहीं था। हाँ, उसने पढ़ लिख रखा था, ये अलग बात है। एट द टॉप ऑफ लो हिल, ये सही आंसर लग रहा है। एट द बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ की तली में रहता था ना, बॉटम वर्ड तो आया ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, एट द टॉप ऑफ लो हिल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम अफोर्ड करेंगे द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? आंसर चैप्टर आपने ठीक से पढ़ा है। तो चावल वहाँ बोया जाता है? नहीं। चाय बोई जाती है? नहीं। व्हीट, गेहूँ बोया जाता है? नहीं। तो कॉफ़ी बोई जाती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कॉफ़ी, यानी डी सही हो जाएगा। तो डी को आप, इसलिए चैप्टर्स को जब टीचर पढ़ाए तो बेटा आपको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से पढ़ लीजिए, बाद में रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये वही पुरानी बात कह रहा है, इस पर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे इस बार आपको जो पैसेज मिला है वो एक पोइट्री, एक पोएम का एक्सट्रैक्ट है। पोएम में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं, पैसेज जो प्रोज का होता है वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। तो एक बार पढ़ लेंगे डस्ट ऑफ स्नो से, ये डस्ट ऑफ स्नो जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जिस प्रकार से एक कौवे ने मेरे ऊपर एक ब्रांच को, एक पेड़ की ब्रांच को हिलाकर मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री से, यानी हेमलॉक नाम के एक पॉइजनस ट्री से। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। इन द ट्री, पेड़, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। अभी हम पैसेज अपने आंसर फाइंड आउट करेंगे। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ क्रो, यहाँ पे दिया हुआ है अ क्रो, तो कौन बैठा था पेड़ पर? एक पिकॉक, पिजन, स्पैरो नहीं बैठा था, कौन बैठा था? क्रो बैठा था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर एग्जाम। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़ा था? देखिए यहाँ पे अगर एक हेमलॉक ट्री के अगर किस पेड़ के नीचे खड़ा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हेमलॉक ट्री की बात हो रही है, हेमलॉक ट्री की बात हो रही है। क्या पीपल का पेड़ नहीं था, आम का पेड़ नहीं था, कोई बरगद का पेड़ नहीं था, किस पेड़ के नीचे खड़ा था? किस पेड़ के नीचे खड़ा था? वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। तभी एक कौवे ने पेड़ की डाली को हिलाकर उसके ऊपर बर्फबारी कर दी, बर्फ के कुछ टुकड़े, बर्फ की कुछ धूल उसके ऊपर गिरा दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं। इस बार हमें क्वेश्चन मिले हैं आपके सप्लीमेंट्री बुक से। हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी? द थीफ स्टोरी, यानी द थीफ स्टोरी स्टोरी में जो चोर था वो कौन था? क्या वो राम सिंह था? वॉज ही राम सिंह? राम सिंह जैसा नाम ही नहीं आया वहाँ पे, तो राम सिंह तो गलत हो गया। सुरेश था? नहीं। हरि सिंह और अनिल, तो अनिल जानते हैं वो एक अच्छा कैरेक्टर था, ही वॉज द प्रोटागोनिस्ट, ही वॉज द हीरो ऑफ द स्टोरी, तो अनिल सिंह तो नहीं था। तो चोर कौन था? तो बच गया हरि सिंह, जो कि उसका एक डिसेप्टिव नेम था, धोखा देने वाला नाम था। तो हरि सिंह कौन था? चोर था। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीपल कॉल्ड रामलाल फोर डॉटर एज भोली, लोग रामलाल की बेटी को भोली कह के बुलाते थे, बट हर रियल नेम वॉज, लेकिन उसका रियल नेम क्या था? आप जरा याद करिए। मंगला उसकी बहन का शायद नाम था, तो ये तो भोली का नाम नहीं था। कमला पता नहीं किसका नाम था। चंपा पता नहीं किसका नाम था, हो सकता है उसकी बहन का नाम हो, लेकिन भोली का जो नाम था वो था सुलेखा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, उसका नाम था सुलेखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। देखिए क्लिनिक में, यानी कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री बुक में, उसमें उसी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लिनिक में, यानी अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ट्रिकी को, यानी जो कुत्ता था मिसेस पंफ्रे का, उसको क्या दिया था? क्या दिया था इलाज करने के दौरान? तो फ्रूट्स दिया था उसको खाने के लिए अपने ट्रीटमेंट के दौरान। नहीं, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चॉकलेट्स देता था? नहीं, वो तो उसकी अम्मा, मतलब उसकी मालकिन देती थी मिसेस पंफ्रे। रिजेक्ट्स इंजेक्शंस एंड मेडिसिन? नहीं, उसको बिल्कुल विदाउट मेडिकेशन उसको ट्रीटमेंट दिया था उसने, डॉक्टर ने। नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, ये आपका ऑप्शन सही है, ये आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, कोई खाना, कोई भोजन नहीं दिया 2 दिनों तक, सिर्फ पर्याप्त पानी दिया कि पियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारा डी सही हो जाएगा।
व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन द चाइल्डहुड, अपने बचपन में एब्राइट ने क्या इकट्ठा करना शुरू किया? क्या वो स्टैम्प इकट्ठा करता था, टिकट? नहीं। क्या वो बटरफ्लाइज इकट्ठा करता था? आप सोचिए। क्या वो कॉइन, सिक्के इकट्ठा करता था? आप सोचिए। और क्या वो काइट्स, पतंग इकट्ठा करता था? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तितलियाँ इकट्ठा करता था, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बटरफ्लाइज। इसका आंसर हो जाएगा बटरफ्लाइज अपने बचपन में इकट्ठा करता था सो दैट ही कुड कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स ओवर द बटरफ्लाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मिसेस मार्टिल्डा लोइजल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बोरो। मार्टिल्डा जो थी वो मिसेस फॉरेस्टर जो कि उनकी फ्रेंड थी, वो उनके पास किस लिए गई थी? तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास है। ब्रेसलेट, क्या वो एक कंगन लेने गई थी? क्या वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस लेने गई थी? नहीं, ब्यूटीफुल ड्रेस तो अपने हस्बैंड की छाती पे चढ़ के खरीदवा चुकी थी पहले ही। ऑलरेडी सी हैड मेड हिम बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या वो डायमंड रिंग लेने गई थी? ऑफ कोर्स नॉट। इसका आंसर ये नहीं होगा। ब्यूटीफुल ड्रेस पहले ही खरीदवा चुकी थी एंड एक ब्रेसलेट नहीं खरीदवाया था, ब्रेसलेट चाहिए नहीं था, नेकलेस के लिए गई थी वो। और पूरी की द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ओवरविलिंग ऑफ द लेडी मार्टिल्डा लोइजल एंड हर ओवर एम्बिशन फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, फॉर लिविंग अ वेरी स्टैंडर्ड एंड लग्जरियस लाइफ। जैसे कि जुदाई फिल्म में जो है अनिल कपूर की वाइफ जीना चाहती है, श्रीदेवी जीना चाहती है, तो उसी से ये स्टोरी इंस्पायर्ड है, नेकलेस मूवी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्टोरी से नेकलेस, वो जो जुदाई मूवी है वो इंस्पायर्ड है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये जो बीच में जो ना साइलेंस आ रहा है इसको काट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो हमारा आंसर होगा एक नेकलेस के लिए वहाँ पे गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट बी सेक्शन। ये जो रीडिंग चल रहा है इसका पार्ट बी है। अगेन हमको यहाँ पे एक पैसेज मिलेगा। अभी आपके OMR सीट की प्रॉब्लम खत्म, वो आपने फिल कर लिया होगा। आई मीन जब एग्जाम में आपको मिलेगा, जब आप पार्ट बी पे जाएंगे तो ऑलरेडी आपने OMR सीट आपने फिल कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। अगेन हमारे पास एक पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। अगेन हमको पैसेज पढ़ना है, हमें आंसर देना है। We sometimes think that, चलिए एक बार पैसेज पढ़ते हैं एंड ट्राई टू डिसाइफर इट, इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम इसके क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। We sometimes think that it would be very nice to have no work to do, कभी कभी हमें लगता है कि कितना अच्छा होता हमें कोई काम नहीं करना होता, कितना अच्छा होता। How do we envy the people who have not to work for their living, हमें कितनी ईर्ष्या होती है उन लोगों से जिन्हें कोई भी काम अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं करना होता है, बट कैन डू जस्ट वॉट दे प्लीज ऑल डे ऑल ईयर राउंड। हाँ, और उसके बाद उन्हें कोई काम नहीं करना होता है और वो वही काम करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। हमें तो काम करना पड़ता है पूरे साल। येट वी व्हेन वी फील दिस वी मेक मिस्टेक, फिर भी जब हम ये सोचते हैं कि गरीब अमीर लोगों को, यानी अमीर लोगों को काम नहीं करना पड़ता, हमें पूरे साल काम करना पड़ता है, तो हम क्या होते हैं, हम गलत होते हैं, हम कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, क्योंकि द रियल नोशन इज दिस कि कभी कभी उन्हें भी काम ना करने की वजह से टायर्डनेस, एक वेरीनेस फील होता है, एक बोर्डम, एक मोनोटोनस फीलिंग आती है। तो काम ना मिलने की वजह से, काम ना करने की वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। समटाइम्स हम काम ना करने की वजह से भी थक जाते हैं, काम करके तो थकते ही हैं, बट उसका जो अपोजिट साइड है, काम ना करके भी हम कभी कभी, यानी वो लोग थक जाते हैं जिन्हें कोई काम करने के लिए पूरे साल भर नहीं होता है, वो ही करते हैं जिनसे उन्हें क्या मिलती है, उनको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। मोस्ट ऑफ अस आर हैप्पी, हमें से अधिकतर लोग खुश हो जाते हैं व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास नियमित रूप से काम करने के लिए कुछ होता है। जैसे आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हो तो कितना बोर्डम फील होता है। सिमिलरली तो हम रेगुलर जब वर्क करेंगे तो हमारे अंदर, तो कभी कभी जो ये कह रहा है कि हैप्पी व्हेन वी हैव रेगुलर वर्क टू डू, जब हमारे पास काम होता है करने के लिए रेगुलर नियमित रूप से, तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, वी आर हैप्पी। द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस, जो पहला काम करने से हमें मिलता है वो होता है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है, द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट, जब काम करते हैं तो हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना आती है। जब किसी के हम बैठ कर खाते हैं बिल्कुल बिना कुछ किए हुए, तो आत्मसम्मान जैसी फीलिंग तो डेवलप हो ही नहीं सकती है। तो ये कह रहा है कि काम करने से हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। द आइडलर हाउ एवर रिच लिव्स ऑन द वर्क ऑफ अदर्स,
और जो आलसी होते हैं, जो धनवान होते हैं और आलसी होते हैं, वो दूसरों के काम पर लीव ऑन, जिंदा रहते हैं, मतलब दूसरे लोग काम करते हैं और वे लोग पैसा कमाते हैं। बट द ऑनेस्ट वर्कर, जो ऑनेस्ट वर्कर होता है, हु अर्न्स हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल, और जो अपने मेहनत से पैसा कमाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, कैन होल्ड अप हिज हेड, वो अपने सर को ऊंचा रख सकता है, एंड रेस्पेक्ट हिमसेल्फ, और अपना सम्मान कर सकता है, अपने अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग बिल्डअप कर सकता है। लास्टली, अल्टीमेटली, रेगुलर वर्क हेल्प्स अस इन बिल्डिंग अप कैरेक्टर्स। रेगुलर वर्क से हमारे अंदर क्या, हमको क्या मदद मिलती है, हम अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर पाते हैं, कैरेक्टर को बना पाते हैं, यानी कि एक अच्छा कैरेक्टर बना पाते हैं। इट टीचेस, यानी कि वर्क की बात हो रही है, इट्स ऑल, द होल पैसेज इज अबाउट वर्क, रेगुलर वर्क। इट टीचेज इस गुड हैबिट ऑफ पंचुअलिटी। देखिए, काम, रेगुलर काम करने से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंचुअलिटी जैसी जो क्वालिटी है वो अपने आप डेवलप हो जाती है। केयरफुलनेस, सावधानी भी डेवलप हो जाती है। फेथफुलनेस, ईमानदारी, वफादारी भी डेवलप हो जाती है। किसमें? अपने काम के प्रति। इट इज़ द मैन हु वर्क्स, वही आदमी काम करता है, नॉट द आइडलर। आलसी व्यक्ति काम नहीं करता है, दैट एज अ रूल और नियमानुसार डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, और काम ही क्या करता है, नियमानुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करता है। नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड द पैसेज, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स बेस्ड ऑन द पैसेज दैट वी हैव अर्लियर फिनिश्ड। लेट्स सी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, वाई डू वी समटाइम्स एनवी रिच पीपल? कभी कभी हमें अमीरों से नफरत यानी घृणा, ईर्ष्या क्यों होती है? तो सीधा सा यहाँ पे आंसर है कि उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज में इसका आंसर कि वी एनवी रिच पीपल, हमें धनवान लोगों से ईर्ष्या होती है क्योंकि उन्हें साल भर कोई काम नहीं करना पड़ता, दिन भर बैठ के व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फलाना टिमका चलाते रहते हैं। तो हमें क्यों उनसे ईर्ष्या होती है? क्योंकि उन्हें कोई काम साल भर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर है। देखिए, क्लास 10th में इतना हार्ड, इतना डिफिकल्ट पैसेज भी नहीं आता है। यू कैन ईजिली गेट योर आंसर्स इन द पैसेज, डायरेक्टली आपको मिल सकता है कि आप लाइन ऐसे खींच के आप उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एनीवे, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन का आंसर लिख भी दिया है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस? वो कौन सी पहली चीज़ है जो काम हमें देता है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। काम हमें पहली चीज़ क्या देता है? हैप्पीनेस देता है। काम हमें हैप्पीनेस देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव अस इज हैप्पीनेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर? इट्स ऑल, द होल पैसेज इज ऑल अबाउट वर्क। द मैन हु वर्क्स, तो वो आदमी जो काम करता है वही ना बेस्ट कैरेक्टर डेवलप कर पाएगा। नाउ क्वेश्चन डी, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स? तो जो आदमी काम करता है उसको क्या कहते हैं? लेबोरियस कहते हैं, वर्कर कहते हैं, कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं। आई मीन यहाँ पे जो जिस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से अबाइड। तो देखिए, तो जो काम करता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आइडलर। इसका आंसर हो जाएगा आइडलर, यानी कि आलसी। तो काम करने वाले का उल्टा हो जाएगा आलसी। यहाँ पे काम करने वाले का क्या हो जाएगा? लेबोरियस, परिश्रमी। द पर्सन हु डज वर्क, वो आपका लेबोरियस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा आइडलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पैसेज का जो भी क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी जो राइटिंग के लिए असाइन किया हुआ है, इस पे ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा। देखिए, व्हाट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। देखिए, आपको एक टॉपिक मिल रहा है, एक लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उससे रिक्वेस्ट करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट का ऑर्डर देना है कि वो आपके पास आके अपना समर वेकेशन स्पेंड करे। ठीक है, तो देखिए, लेटर तो सब लिखते हैं एग्जाम में, लेकिन फॉर्मेट में अधिकतर लोग गलत कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। दे मेक मिस्टेक्स व्हाइल मेकिंग द फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे आप इसके बॉडी में जो भी इससे सारा चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट जब गलत हुआ तो इसके लिए स्पेशल मार्क्स असाइंड होता है, बाइफरकेटेड होता है। तो आप क्या हो जाएंगे? गलत कर देंगे तो इसका मार्क्स सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, इसके फॉर्मेट की अगर बात करें तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द इश्यू ऑफ द लेटर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सैंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा। इट इज़ ऑल सैंडर्स एड्रेस। सैंडर्स एड्रेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सैंडर्स एड्रेस। जैसे लिखा, आप अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, नॉट द एक्चुअल। एग्जाम में आप अपना एक्चुअल एड्रेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी लाइन
क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इंडिकेटिंग दैट कि जो एड्रेस डेट है, पार्ट है, डेट वाला पार्ट है वो बिल्कुल अलग है, एक में मिला नहीं देना है, अदरवाइज इट वुड अपीयर टू बी द पार्ट ऑफ एड्रेस। तो आपको क्या करना है, एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ देना है और उसके बाद से आपको उस दिन का जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा होगा वो डेट लिखना है, या फिर आप कोई भी डेट लिख दो, लेकिन कॉमन सेंस यही कहते हैं कि आपको उसी दिन का डेट लिखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद से एक लाइन फिर से छोड़नी है, फिर से सेपरेट करना है सॉल्यूटेशन को। ये सॉल्यूटेशन होता है जो सलाम नमस्ते, अपनी बात कहने से पहले हाँ हेलो सलाम नमस्ते कुछ तो होता है ना, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो। तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस, उसके बाद डेट और उसके बाद से ये जो सॉल्यूटेशन आपको देना पड़ेगा। सॉल्यूटेशन इज़ अ वर्ड विच हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम सैल्यूट वर्ड, सैल्यूट मतलब सलाम नमस्ते जो भी है। तो डियर रमेश, आपका फ्रेंड है तो यू कैन कॉल हिम बाय नेम, तो डियर रमेश या फिर डियर फ्रेंड भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद से पूरा का पूरा आप ये लेटर आप लिख देंगे। लेटर फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर फ्रेंडली लेटर। तो इसमें आप क्या करते हैं, पहले कुशल मंगल पूछते हैं यहाँ पे, हाउ आर यू, फिर अपनी बात कहते हैं, जो भी बात है आप कह सकते हैं यहाँ पे। लेटर तो अल्टीमेटली आप ही को लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अच्छा ये तो काटना पड़ेगा। उसके बाद से आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, योर्स लविंगली। तो लविंगली अगर आप कंफ्यूज हैं, लविंगली जनरली अपने से बड़ों को जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप सिंसियरली लिख दिया करिए। सिंसियरली सारे लेटर में हो जाएगा, चाहे लेटर फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो। तो क्या लिखेंगे आप, सिंसियरली, योर सिंसियरली, हर जगह आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। और उसके बाद से नीचे आप अपना नाम लिख दीजिए या फिर XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इस प्रकार से हमारा इनफॉर्मल लेटर यानी फ्रेंडली लेटर क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक लेटर लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में एक लेटर लिख दीजिए या फिर एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। हालांकि दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, ठीक है। टीचर होता है फॉर्मल, ये फॉर्मल लेटर है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट गुड एंड इट शुड बी इम्प्रूव्ड। आपको एप्लीकेशन किस बारे में अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी एक ख़राब दशा में है और उसकी दशा सुधारने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट करना है एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले ऐसे एप्लीकेशंस में आपको क्या करना पड़ता है, पहले इश्यू बताइए, पहले प्रॉब्लम बताइए, फिर उसको सॉल्व करने के लिए अथोराइज पर्सन से जिसको आप लिख रहे हैं रिक्वेस्ट करना होता है। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आप अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। यहाँ पे पहले टू लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन अभी आपको टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पुराना हो चुका है, पुरानी बात हो चुकी है, आपको टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लिख भी देंगे तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, फिर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, इसलिए आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। टू पार्ट हटा देंगे, आपको लिखना होगा द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा, डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल आपको लिखना है। फिर प्रिंसिपल हैं तो किस स्कूल के हैं वो स्कूल का नाम लिखना होगा और वो ऑफिशियल एड्रेस लिखना होगा, वो स्कूल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, ठीक है। एक लाइन छोड़नी ज़रूर है, नहीं तो फॉर्मेट गलत हो जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा फॉर्मेट पे। बॉडी पे जितना मिलना होगा मिलेगा, मतलब आपकी बॉडी पे नहीं, लेटर की बॉडी पे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है कि लेटर जिस बारे में आप लिख रहे हैं उसको 2-4 वर्ड्स में आप बता देंगे कि क्या लेटर का सब्जेक्ट है, किस विषय पर लिख रहे हैं। तो आपका विषय यही है कि कॉलेज की खराब लाइब्रेरी की ख़राब कंडीशन है, बस रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, ये आपका इश्यू है। और ये इसलिए सब्जेक्ट लिखा जाता है कि लेटर जो रिसीवर है, एप्लीकेशन रिसीवर है, उसके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो कि आपके पूरे एप्लीकेशन को, पूरे लेटर को पढ़े, तो उसके लिए सब्जेक्ट लिखना यहाँ पे ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट से वो जान जाएगा कि आप किस विषय में आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सारे फॉर्मेट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको पूरा करने के बाद अपने लेटर को आप लिखेंगे, एप्लीकेशन को लिखेंगे। एप्लीकेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेटर। देखो लेटर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें अलग अलग टाइप्स के लेटर आते हैं। कोई एप्लीकेशन होता है, कोई कंप्लेन लेटर होता है, कोई कुछ होता है, तो ठीक है। तो उसके बाद आपको लिखना है, एक और लाइन छोड़ने के बाद सब्जेक्ट के बाद एक सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब अगर आपसे बड़ा है ऑफिस एप्लीकेशन में आपको डियर सर नहीं लिखना होता है, आपको रेस्पेक्टेड सर या फिर डायरेक्टली सर या मैडम आप लिख सकते हैं। रेस्पेक्ट देना है नहीं देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम राइटिंग, अब देखिए आप अपनी बात सबसे पहले पैराग्राफ में अपनी बात कह लेंगे कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू द पुअर कंडीशन ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी। मैं आपका ध्यान कॉलेज की पुअर कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरी की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ जो कॉलेज में है। किताबें यहाँ पे ओल्ड हैं,
डैमेज्ड हैं और बहुत सारी किताबें क्या हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, मिसिंग हैं, नहीं है बहुत सारी किताबें। द सीटिंग अरेंजमेंट, जो लाइब्रेरी में सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है और पर्याप्त प्रकाश भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, अंधेरे में तो कोई नहीं पढ़ेगा। द लाइब्रेरी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। इफ़ न्यू बुक्स आर एडेड, अगर नई किताबें आ जाएंगी, सीटिंग अरेंजमेंट सही हो जाएगी, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी, इट विल हेल्प स्टूडेंट्स लॉट, तो स्टूडेंट्स को जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं उनको मदद मिल जाएगी। अब आपने अपनी बात कह दी, जो भी इश्यू था वो कह दिया आपने। नाउ दूसरे पार्ट पे, क्योंकि जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसके लिए पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने अपनी प्रॉब्लम कह दी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। दूसरे पार्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट में अब अपनी रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट है इसकी आई कांट, आपको रिक्वेस्ट तो ये करना है ना कि कॉलेज के जो लाइब्रेरी है उसकी कंडीशन सही करिए, तो अब अपनी रिक्वेस्ट लिखेंगे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए, दशा सुधारने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यानी इस पर विचार करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ के किनारे पे रख नहीं देंगे, डस्टबिन में नहीं फेंक देंगे। योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपका क्लोजिंग होता है योर्स फेथफुली, तो मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, हर बार आप सिंसियरली लिख दीजिए। अगर कंफ्यूज हैं कि क्या है, सिंसियरली हर लेटर लिख दीजिए, वेदर द लेटर इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप हमेशा सिंसियरली लिख दीजिए। नीचे अपना नाम लिख दीजिए, या फिर ABC या फिर XYZ आप लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेगा एक रिपोर्ट राइटिंग और एक मिलेगा आर्टिकल राइटिंग। दोनों में से कोई एक लिखना होता है, तो सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी सूचना, किसी घटना की जानकारी देना, किसी इवेंट की जानकारी किसी को देना, चाहे आप न्यूज़पेपर एडिटर को दे रहे हो, चाहे अपने पड़ोस में किसी को दे रहे हो, चाहे अपने रिलेटिव को दे रहे हो, तो एक रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक पढ़ लेते हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, यानी कि क्वेश्चन से पता चलता है गाइडलाइन से कि आपके कॉलेज में एक साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था और उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है कितने वर्ड्स में, 80 to 100 वर्ड में, और ये आपको मिलेगा 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, चाहे आर्टिकल लिखे चाहे रिपोर्ट लिखे। फॉर्मेट क्या होता है, टाइटल सबसे पहले दे देना है और नीचे जो भी रिपोर्टर है उनका नाम बाई के बाद लिख देना है। हालांकि आर्टिकल का भी फॉर्मेट यही होता है, तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ के नहीं बताना है, आप देख सकते हैं कैसे किस फॉर्मेट पे ये लिखा गया है, उसी फॉर्मेट पे आपको लिख देना। और लेटर का जो भी आपका रिपोर्ट का जो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है, 5-10 वर्ड ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, या तो एक रिपोर्ट राइटिंग लिख दीजिए या फिर आर्टिकल राइटिंग करिए। राइट एन आर्टिकल ऑन यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये बड़ा ट्रेंड बनाने वाला टॉपिक है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ क्या है और मिसयूज़ क्या है, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। टॉपिक आपका जो फॉर्मेट है जैसे रिपोर्ट राइटिंग का था सेम है, वैसे आपको टाइटल लिख देना है और उसके नीचे बाई करके उसका नाम लिख देना है। बाई करके क्या कर देना है, उसका अपना नाम लिख देना है। मतलब कोई XYZ लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए कि आपका हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है आपको, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है, एक ही में नहीं लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन C है आपका सेक्शन ग्रामर। सेक्शन C है ग्रामर का। यहाँ पे आपको ग्रामर से नरेशन के, पैसिव वॉइस के, पंक्चुएशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि पूरा का पूरा रूल तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले कह रहे हैं रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपका देखिए A के लिए है गाइडलाइन, माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा। ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको सॉल्व कैसे करना है, माई टीचर सेड टू मी। तो इसको सेड टू किस में बदल जाता है, अगर सेंटेंस यहाँ पे इंटरोगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। माई टीचर आस्क्ड मी, ये टू नहीं होता है, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर ये इंटरोगेटिव है तो ये आस्क्ड हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इंटरोगेटिव का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे इफ़ या वेदर हम लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर लगा सकते हैं एज अ कंजंक्शन। तो माई टीचर आस्क्ड मी इफ़ या फिर वेदर, और ये जो सेंटेंस है इसको क्या कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और टेंस वगैरह चेंज करना है, पर्सन वगैरह चेंज करना, तो ये आपका चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से। तो ये हो जाएगा वेदर आई, और कैन बन जाएगा कुड,
आई कुड ट्रांसलेट दिस का दैट हो जाएगा, दिस हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन, माय टीचर आस्क मी, बिकॉज यहाँ पे आर जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इंटरोगेटिव है, आस्क मी इफ या वेदर, कंजंक्शन का यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इफ वेदर, दोनों में से कोई एक, आई यू चेंज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है मी के अकॉर्डिंग, तो आई कुड ट्रांसलेट दिस का दैट चेंज कर देंगे, दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के ए के लिए। अभी बारी आती है पैसिव वॉइस की, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अभी ये 2 मार्क्स के लिए है, ये भी आपका 2 मार्क्स के लिए था। तो आपको पता है अगर पैसिव वॉइस का बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वी आर ऑलवेज सपोज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो एन एस्से ऑब्जेक्ट है, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, एन एस्से इज प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो एन एस ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज एम आर में से इज आ जाएगा, एन एस ए इज कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग हो जाएगा, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, और बाई जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड इससे एस ए इज बीइंग रिटन बाई मी। अभी बारी है क्वेश्चन सी की, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएशन आपने अगर ठीक से पढ़ रखा होगा तो आप समझ सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द, तो सेंटेंस का पहला जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये आपका नरेशन वाला एक पार्ट दे दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉमा लगा देंगे, इसी को हम पंचुएट कर देते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमा होगा, टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो डू आपका कैपिटल हो जाएगा, डी, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, यहाँ फुल स्टॉप होगा, और ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज हो जाएगा। ये हो गया आपका पंचुएशन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आगे है अभी इसका डी है, ट्रांसलेट करना है, ऑलरेडी मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। देखिए पैसेज जब भी आपको मिलता है तो अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आपको इसमें मिलते हैं। अगर आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ा है तो सभी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, और जिस प्रकार का है वो उसके रूल से आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अभी शुरू होता है हमारा लिटरेचर पार्ट, सेक्शन डी का। ठीक है, सेक्शन डी, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। ऑलरेडी यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट मिला हुआ है, इसी वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। वॉट मेड लैंचो एंग्री, लैंचो किस बात से नाराज़ हो गया, इसका जो की आंसर है पैसे कम मिले थे, दैट्स ऑल। उसी बात को आपको क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करके अच्छे से लिख देना है कि उसको पैसे कम मिले थे इसलिए वो क्या हो गया, नाराज़ हो गया। When the postmaster read Lancho's letter, he realized the firm belief and faith of Lancho's in God. He did not want his faith to be broken and therefore decided to send money to Lancho. वही बातें लिखी गई हैं कि पैसा उन्होंने जुटाया और उसके बाद से दिया, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण इसने उन्हीं को चोर समझ लिया और गुस्सा हो गया वो कि इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कैसे लिखना है, वर्ड लिमिट आपके सामने, और उसी वर्ड लिमिट में मैंने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और करके लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, मतलब एक और क्वेश्चन है और करके, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। व्हाट इज़ कुर्ग फेमस फॉर, तो कुर्ग किन चीज़ों के लिए फेमस है आप देख सकते हैं। कुर्ग फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, कुर्ग फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपका आंसर तैयार भी हो जाएगा। लस ग्रीन फॉरेस्ट के लिए है, हरे जंगलों के लिए। मिस्टी हिल्स एंड रिच कल्चर, इनका कल्चर बड़ा रिच है और इनके हिल्स जो हैं फोगी हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर द ब्रेवरी, यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, इसलिए इस जगह को यहाँ के लोगों की बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। और ये साहसिक कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, एडवेंचरस होते हैं, ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं। एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग एंड राफ्टिंग, इट्स अ वाटर स्पोर्ट, राफ्टिंग। तो ये हो जाएगा आपका, इस हिसाब से आपका आंसर तैयार हो जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना है तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है उसको देखेंगे। हु अकॉर्डिंग टू नेल
नेल्सन, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज, क्या है ये, तो फिर फंस गए ये, नॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बी को देखते हैं, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला के हिसाब से कौन फ्री नहीं है, किसको मानेंगे, चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला बोथ द ऑपरेस, जो दलित हैं जिन पर अत्याचार हुआ है, एंड द, और जो दमन करने वाले यानी जो ऑपरेस, जो अत्याचारी हैं, ये दोनों लोग आर नॉट फ्री। दोनों लोग किसी न किसी चीज़ से क्या हैं, गुलाम है, किसी न किसी चीज़ के गुलाम है। द ऑपरेस्ड लैक फ्रीडम, ये भी फ्री नहीं है, इसके पास फ्रीडम तो है नहीं, ये तो प्राइमा फेसाई ऐसे ही दिख रहा है, वाइल मतलब वो तो गुलाम है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। वाइल द ऑपरेसर, और जो अत्याचार कर रहा है, इज ट्रैप्ड बाई हेट्रेड, वो किस चीज़ का गुलाम हो गया, किस चीज़ से नहीं फ्री है, अपनी घृणा से नहीं फ्री है, अपने पूर्वाग्रह से नहीं फ्री है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में कोई बिना किसी सबूत के, बिना किसी घटना के एक अवधारणा बना लेना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह बोलते हैं। तो दोनों लोग अपने अपने किसी न किसी चीज़ से, ये तो जो पहला है जिसको ऑपरेस किया जा रहा है वो तो पहले ही जो है फ्री नहीं है अत्याचार से, और जो अत्याचारी है वो अपने घृणा से फ्री नहीं है और अपने पूर्वाग्रह से फ्री नहीं है। ट्रू फ्रीडम कम्स विद इन विथ इक्वालिटी एंड जस्टिस, जब भी हमारे अंदर इक्वालिटी और जस्टिस की भावना होगी तो असली फ्रीडम वहीं से आएगा। इसका भी और होगा, और दोनों में से कोई एक करना है। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, बस में घुसने के बाद वल्ली ने क्या क्या किया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर वल्ली गॉट इनटू द बस, गॉट इनटू का मतलब होता है प्रवेश किया। आफ्टर वल्ली गॉट इनटू द बस, वल्ली जब बस में घुसी, सी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, उसने बड़े ध्यान से हर चीज़ को देखा। एंजॉयड द सीनरी, जो दृश्य उसने देखे उसका आनंद लिया। एंड कॉन्फिडेंटली इंटरैक्टेड विद पैसेंजर्स, और जो पैसेंजर्स थे, क्योंकि वो एक छोटी ही उम्र में आंटी जैसा बिहेव कर रही थी, तो बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों से बात किया, बड़े कॉन्फिडेंटली लोगों से इंटरेक्ट किया, यानी पैसेंजर्स से बड़े कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट किया, बातचीत किया। सी रिफ्यूज्ड हेल्प, उसने किसी भी प्रकार की मदद से इनकार कर दिया, बिकॉज वो एक डिलीजेंट वेमेन जैसे बिहेव कर रही थी, वुमेन जैसे, तो बिहेव मैच्योरली, बहुत मैच्योर बिहेव कर रही थी, किसी की हेल्प लेने से मना कर दिया। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर इंडिपेंडेंस, और अपने स्वतंत्रता पर उसे क्या हुआ, गर्व महसूस हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से सुन लिए होंगे तो आपका आंसर प्रिपेयर हो गया होगा। आप एग्जाम में कम से कम कुछ लाइन तो लिख ही देंगे, 30 to 40 वर्ड से लिखना है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स। तो देखिए एक क्वेश्चन ए है और यहाँ पे क्वेश्चन बी है, दोनों में से कोई एक आंसर करना है आपको। तो आंसर अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। तो व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन द डायरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग किसी न किसी सेट में हर साल पूछ ही देता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एनी फ्रैंक टेल्स दैट सी हैज़ अ वेरी लवली एंड केयरिंग फैमिली, फैमिली इनकी बड़ी लवली है, केयरिंग है। हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर सिस्टर लव हर अ लॉट, उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन इनको बहुत मानते हैं, प्रेम करते हैं। देयर आर अबाउट 30 पीपल, लोग लगभग 30 लोग हैं, पूरा का पूरा गांव एक फैमिली में घुसा हुआ है। देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग 30 लोग हैं उसके परिवार में जिन्हें सी कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें वो दोस्त कह सकती है। सी हैज़ लविंग आंट्स, उनकी चाचियाँ जो हैं बड़ी प्यारी हैं। एंड अ गुड होम, उनका घर बड़ा अच्छा है। हाउ एवर, फिर भी सी वॉन्ट्स टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, फिर भी उनके पास भीड़ है कयामत की और हम अकेले वाला हाल है, कि फिर भी उनके पास एक सच्चे दोस्त की क्या है, कमी है। होम सी कैन शेयर हर फीलिंग्स एंड थॉट्स, वो चाहती है कि उनका कोई सच्चा फ्रेंड हो और उनके साथ वो अपनी फीलिंग को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, फीलिंग्स को बता पाए। तो लाइफ में फ्रेंड का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके पास वो नहीं है, हालांकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को फ्रेंड बोलती हैं। बी है इसका, दोनों में इसको ये करना है। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए था, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक अगेन, यहाँ पे है। तो किस्सा गौतमी ने आखिर में क्या सीखा, आखिर में यही सीखा कि आप कितना भी लालच कर ले, हर आदमी का अंत एक दिन आता ही आता है। आंसर कैसे लिखना है देख लीजिए। किस्सा, ये लॉन्ग आंसर है। किस्सा गौतमी का इकलौता पुत्र क्या हो गया था, डेथ कर गया था, और अपने दुख में
बच्चे की डेड बॉडी को लेके जगह जगह वो घूम रही थी अपने पड़ोसियों के पास, उनसे कुछ मेडिसिन मांग रही थी ताकि बच्चा जीवित हो जाए, रिवाइव हो जाए। सी वेंट टू द गौतम बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ, और गौतम बुद्धा के पास अल्टीमेटली पहुंचे और उनसे भी वही डिमांड की रिक्वेस्ट किया कि कोई दवा दे दो ताकि मेरा बच्चा फिर से रिवाइव कर पाए। सी लॉस्ट हर सेंसेस एंड वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी कैन मेक हर सन अलाइव। वो अपने आपे से बाहर हो गई थी, अपने सेंस, वो पागल जैसी हो गई थी, उसे ये एहसास नहीं था कि कोई भी उसके बच्चों को जीवित नहीं कर सकता था, बिकॉज मरे हुए जिंदा नहीं हुआ करते। बुद्धा ने उसके दुख को और करुणा को समझा। बुद्धा asked her to bring a handful of mustard seed, but he laid one condition that it must be from a house where no one has lost a child। तो बुद्धा ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों उस घर से लेके आओ जहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं मरा हो, तो उसके बाद उनका बच्चा जिंदा हो जाएगा। किसी का हस्बैंड ना मरा हो, किसी के माता पिता या फिर दोस्त ना मरे हों, उसी घर से एक मुट्ठी सरसों लानी है। किस्सा गौतमी ट्राई टू फाइंड सच अ हाउस। किस्सा गौतमी ने बहुत घर ढूंढा कि कोई ऐसा घर मिल जाए जो कंडीशन को फुलफिल करे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। और अल्टीमेटली सी अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ बुद्धा। बुद्धा को अल्टीमेटली, बुद्धा का जो मैसेज था वो अल्टीमेटली आखिर में समझ गई कि वे लोग, दोज हु आर बॉर्न, जो पैदा होते हैं उन्हें मरना ही है, वन डे सूनर और लेटर, एक दिन मर जाना है। डेथ इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसको, जो बिल्कुल टाला ना जा सके, जो होना ही होना है। डेथ इज़ इनएविटेबल एंड कांट बी अवॉइडेड। मृत्यु को आप टाल नहीं सकते। आप बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं तो आप नहीं कह सकते कि ऐ मौत थोड़ी देर में आना या फिर बाद में आना, अभी मुझे काम है। एट द एंड किसा अक्वायर्ड द पीस ऑफ माइंड। फाइनली किसा गौतमी को मानसिक शांति मिल गई एंड बीकेम काम, और वो शांत हो गई। तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉरी पोएट्री से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। दोनों टाइगर जो एक जंगल में रहता है और एक जू में रहता है, दोनों में क्या अंतर है? तो देख लीजिए अंतर क्या है। इन द जू द टाइगर इज इम्प्रिजन्ड। टाइगर क्या होता है? जू में बंधा हुआ होता है, एक पिंजरे में होता है, फ्री नहीं होता है। जबकि जंगल वाला जो शेर होता है, टाइगर होता है, वो क्या होता है? फ्री होता है। ठीक है, ये हमेशा गुस्से में रहता है क्योंकि लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। चिड़ियाघर में आने वाले जो पर्यटक होते हैं पत्थर फेंकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, उसकी शक्ति एक जेल में बंद है। और जबकि जंगल का जो टाइगर होता है वो क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है, अपने नेचुरल इनहैबिटेट में होता है, अपने प्राकृतिक घर में होता है। कहीं शिकार छिप के कर रहा होता है, शिकार का इंतज़ार कर रहा होता है, और घास में छुप के चल रहा होता है। तो ये हमारे कुछ दोनों है यहाँ। एक तरफ जो है, एक टाइगर क्या है? गुलाम है, और एक तरफ क्या है? एक तरफ टाइगर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड, और एक तरफ टाइगर जो है जंगल में जो है वो क्या है? फ्री कंडीशन में। ठीक है, फ्री कंडीशन में। आगे बढ़ेंगे और करके आप या तो उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए या फिर 4 लाइन की कोई पोएम लिख दीजिए। तो एक पोएम हमने लिख दिया है, देख लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया है वो नहीं लिख देना है। डो नॉट कॉपी फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर, वही लिख के मत चले आना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको क्या करना है? तीनों में से लिख दिया हमने। यहाँ पे लिखा है अ टाइगर इन द जू का, देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरे आगे बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन और है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक से शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट वाज द 30 to 40 वर्ड्स के लिमिट में लिखना है। व्हाट वाज द रियल डिजास्टर दैट द डॉग ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम। क्या कुत्ते की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। तो डॉक्टर हैरियट डायग्नोज दैट ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वॉज हिज फॉर हिज हेल्थ कंडीशन वॉज हिज ग्रीड फॉर फूड। बहुत ज़्यादा खाता था, भोजन के प्रति बहुत लालची था। उसके मालकिन ने उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाया था। ही डिड नॉट नो टू रिफ्यूज़, खाना मना करना ही नहीं जानता था, बहुत ज़्यादा खाता था, और एक दिन वो बीमार पड़ गया। तो एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी वही थी। क्या क्या चीज़ें खाता था वो देख लीजिए। चॉकलेट खाता था, हॉर्लिक्स खाता था, कॉड लिवर, माल्ट एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें खाता था। फिर भी इसकी मालकिन को लगता था कि इसका पेट अभी भरा नहीं है, तो इस हिसाब से वो ट्रीट करती थी। अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंटली द डॉग फॉल इल एंड द डॉक्टर केम इनटू द पिक्चर। गए हटो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ वी हैव कम टू द
कोई एक करना है तो ए करिए या फिर बी करिए। वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके लिए क्यों चिंतित थे। देखिए भोली के पिता वरीड थे बिकॉज अबाउट हर एज सी हैज़ नाइदर गुड, क्योंकि ना ही भोली सुंदर थी ना ही बुद्धिमान थी, तो शादी में ऑफकोर्स प्रॉब्लम आने वाली थी। ही डिड नॉट नो, उन्हें नहीं पता था हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर, उन्हें नहीं पता था कि उसके लिए सुटेबल लड़का शादी के लिए कैसे ढूंढा जाए, इसलिए भोली के पिता का दुखी होना, चिंतित होना स्वाभाविक था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सप्लीमेंट्री बुक से लॉन्ग आंसर्स के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर माटिल्डा ने नेकलेस नहीं खोया होता तो उसके लाइफ में क्या हो रहा होता। तो सिंपल सी बात है, जब उसने नेकलेस खो दिया तो वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गई। कर्ज लेकर उसने, कई लोगों से कर्ज लेकर उसने नेकलेस को रिप्लेस किया, अपने फ्रेंड मैम फॉरेस्टर को नेकलेस दिया, उनको ये बताए बिना कि आपका पुराना वाला जो नेकलेस था वो खो गया है, सिमिलर नेकलेस उनको दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सबसे पहली चीज़ जो है, देखिए मैंने यहाँ पे आंसर जानबूझ के नहीं लिखा है, सबसे पहली जो चीज़ हुई होती कि सी वुड नॉट हैव बिकम फाइनेंशियली वीक। अपना सारा पैसा वो खो दी थी, सारा पैसा नेकलेस को खरीदने में लगा दी थी, तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो फाइनेंशियली वीक नहीं हुई होती। कॉन्सिक्वेंटली फाइनेंशियली वीक हो जाने के कारण अब वो क्या करती थी, बहुत पुअर लाइफ वो जीने लगी थी, पुअर लाइफ जीने लगी थी वो, ठीक है। उसके बाद पुअर लाइफ जीने का मतलब है कि वो अपना जो फ्लैट, जिस फ्लैट में रहती थी उसको चेंज करके एक सिंगल रूम में वो, मतलब एक सिंपल से रूम में वो क्या करने लगी, रहने लगी। और पानी वगैरह जो ख़रीद लेती थी अब उसको जाके भीड़ में पानी लेके आना पड़ता था। सी हैड टू ब्रिंग वाटर। इतने सारे दुख में फिर क्या हुआ, ज़्यादा दुख होगा तो बाल तो पकेंगे, तो उसको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं हुई होती, उसके बाल नहीं पके होते, और वो एक पुअर लुक उसका डेवलप नहीं हुआ होता। तो अगर नेकलेस नहीं खोया होता उसने तो बहुत एक अच्छा जीवन वो, मतलब एक बहुत अच्छा जीवन जी रही होती। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि वो फाइनेंशियली वीक नहीं होती, उसके बाल नहीं पके होते प्रॉबेबली, और वो बहुत गरीब नहीं दिखाई दे रही होती, पुअर लाइफ नहीं जी रही होती, कम पैसे में गुजारा नहीं कर रही होती, और सिंपल लाइफ वो जी रही होती, और पानी जाके लाना पड़ता था उसको भीड़ में अन्य महिलाओं जैसे झगड़ा करके, हल्ला करके, आपने फिल्मों में देखा होगा, वैसे वो लाइफ नहीं जी रही होती। तो ये हमारा आंसर हो गया। इन सारे हिंट्स पे आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। दोनों में से कोई एक करना था। अब देखिए आंसर ए नहीं बन, तो ये आपका रहा फाइनल क्वेश्चन 10, और उसका ये और वाला है, व्हाट आर द क्वालिटीज़। ये भी आपका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी बुक का, सारे चैप्टर्स से ये आपका पूरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है लगभग। व्हाट आर द क्वालिटीज़ गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गुण आवश्यक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बात सही कह रहा है वो जावेद सर से हम बोले तो सही किए हैं, लास्ट में देखिए वो भी छोड़ दिए हैं, वही सही किए हैं, कई गो में था 12th हो गया था, ठीक है बता दिए हैं। हाँ नहीं, उसको सही वहीं पे सही कर देते हैं। भुला भी नहीं यार, पीला कलर। अरे उसको इरेज कर देना पीला से पहले, आप पीला से तो ब्लैक से टिक देंगे। यही हो रहा है, पीला नीला ब्लैक से लिखा जाएगा ना, और पोती साफ कर दे उसको, ठीक है हो गया। कौन अगर भैया लगा होगा तो हो जाएगा फिर से ना। चलिए काटिए उसको, क्लोज करिए जल्दी से। कैसे पीछुआ जाएंगे, काट कर पी जाइए, पढ़ा दो। चलिए, अरे इसी बोलते बोलते हम सही कर रहे हैं, छोड़िए ना। ये तो नहीं कटा पाई, ये तो दो वीडियो काय कटाई नहीं, वो पेन ला तो दोबारा चाहिए
क्या कर पा तो इन सही के लाओ हम सही आई 12th वाला आप इन सही किए हैं गुरुदेव। फिर आ गया काफी। हाँ 12th वही ना कह रहे हैं, एक ही में छूट गया था आपसे भी, सारा सही किए, ये छूट गया था सॉरी सर। हमारा। दंडवत पड़ा। अरे यही में भटक जा रहे हैं। तू तो मुंह ही नहीं नहीं 10th लिखना तो फिर से भूल के 12th लिख दिए हैं। मुंह ही जियो से ठीक है ना। ऐसा चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बी वाले पार्ट पे आते हैं। कोई ये करना है या तो ये करिए या तो बी करिए। व्हाट आर द क्वालिटीज गो इनटू मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आता ही आता है। इसके आंसर को आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए द क्वालिटीज़ दैट मेक अ साइंटिस्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए एक तो उत्सुकता होनी चाहिए तभी आप साइंटिस्ट बन पाएंगे, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, स्किल्स कुशलता होनी चाहिए कोई काम करने में, और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न, और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए। और साइंटिस्ट मस्ट बी हार्ड वर्किंग होना चाहिए एक साइंटिस्ट को, डिटरमाइंड कि जो काम ठान लिया वो करना ही है होना चाहिए, एंड ओपन टू न्यू आइडियाज़, नई चीज़ों को स्वीकार करने वाला उसके अंदर गुण होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, मान लीजिए अगर उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया फेल हो गया तो पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाए। परसिवियरेंस होना चाहिए। इसेंशियल टू कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए उसके अंदर। क्रिएटिविटी रचनात्मकता होना चाहिए, एंड क्वेश्चनिंग माइंड, और हमेशा उसके दिमाग में क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी कि क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक साइंटिस्ट कोई चीज़ डिस्कवर करने में या फिर साइंटिस्ट बनने में मदद करती हैं। पैशन फॉर रिसर्च एंड डेडिकेशन ड्राइवर साइंटिस्ट टुवर्ड सक्सेस, यानी कि ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए। And here we come to the end of the session. Now I hope कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। चलिए अभी फाइनल हुआ।